आमतौर पर ना क्रिकेट में चीजें बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। मतलब एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा होता है। बिल्कुल, या तो आप बैटर हैं या बॉलर। एग्जैक्टली अगर कोई बल्लेबाज है तो हम सीधे उसके शतकों की गिनती करने लगते हैं। अगर गेंदबाज है तो हमारा ध्यान सिर्फ विकेटों पर होता है। सब कुछ ना अलग अलग बॉक्स में बड़ी सफाई से फिट हो जाता है। एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आधुनिक क्रिकेट का सबसे बेहतरीन और इम्पैक्टफुल खिलाड़ी वो है जिसे आप किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं कर सकते। जो कागज पर शायद आपको टीम का सबसे अहम हिस्सा ना लगे। हाँ, लेकिन मैदान पर उसके बिना टीम एकदम अधूरी हो जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा की। एक ऐसा सफर जो एक एग्रेसिव रॉक स्टार से शुरू होकर भारत के सबसे भरोसेमंद मैच विनर तक पहुंचता है। और ये सफर ना जितना बाहर से ग्लैमरस दिखता है, अंदर से उतना ही ज्यादा जटिल है। मतलब एक आम धारणा है कि ऑलराउंडर होना मतलब बस दोनों डिपार्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा योगदान देना है ना। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बैटिंग कर लिया, थोड़ा बॉलिंग कर लिया। वही तो। लेकिन जब आप इस खिलाड़ी के खेल की परतों को उधेड़ते हैं ना, तो समझ आता है कि उसने अपने खेल के हर एक पहलू को, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग, एक स्पेशलिस्ट के स्तर तक कैसे निखारा है। तो चलिए सीधे 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में चलते हैं। जो कोई भी इस डीप डाइव को सुन रहा है ना, उसे आज आंकड़ों और मैदान के जज्बे का एक बेहतरीन संगम मिलने वाला है। भारत बनाम न्यूजीलैंड का वो मैच, 251 रनों का टारगेट। वो मैच तो मतलब एक तरह से जडेजा के पूरे करियर का एक माइक्रोकॉस्म था, एक छोटा सा ट्रेलर। बिल्कुल ट्रेलर था। एक तरफ उन्होंने अपने 10 ओवरों में सिर्फ 30 रन दिए और टॉम लैथम का क्रूशियल विकेट निकाला। और फिर जब अंत में बल्ले से टीम फंसी हुई थी ना, तो नाबाद 9 रन बनाकर जीत दिला दी। उस दिन उनका जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं था, उनकी गेम अवेयरनेस में छिपा था। सही बात है। फाइनल का भारी दबाव था, सामने सेट बल्लेबाज थे और ऐसे में वो अपने स्पेल में बिल्कुल रन लीक नहीं करते। और जीत के बाद तो वो सेलिब्रेशन याद है? अरे यार, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। हर्षित राणा और अर्शदीप के साथ उनका वो जो गंगनम स्टाइल डांस था, हाँ, वो बहुत ही एपिक था। और फिर जोश में आके सीधा मुख्य कोच गौतम गंभीर को ही गोद में उठा लेना, मतलब पूरा स्टेडियम उस एनर्जी को महसूस कर रहा था। लेकिन इसी जश्न के बीच ना सोशल मीडिया पर अचानक से एक अलग ही हवा चलने लगी। रिटायरमेंट वाली अफवाहें? एग्जैक्टली, रिटायरमेंट की अफवाहें उड़ने लगी क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे से संन्यास ले चुके थे। तो लोगों ने सीधा गणित लगा लिया कि भाई अब शायद जडेजा का भी नंबर आ गया है। लेकिन जडेजा ने ना इन अफवाहों को उसी तरह से काटा जैसे वो क्रीज पर किसी स्पिनर की गेंद को कट करते हैं। एकदम सटीक। हाँ, इंस्टाग्राम पर उनका वो जवाब, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 4 शब्दों का पोस्ट किया उन्होंने, नो अननेसेसरी रूमर्स, थैंक्स। बस बात खत्म, कोई फालतू की बात नहीं। एकदम। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो T20 इंटरनेशनल्स तो हट चुके हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट में उनकी भूख अभी भी बाकी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जडेजा अपनी इस भूमिका को कितनी गहराई से समझते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वाला बयान। हाँ, उन्होंने अपने बैटिंग नंबर को लेकर जो बयान दिया था ना, वो बहुत कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा था कि मेरा नंबर ऐसा है कि कभी हीरो या कभी जीरो बनने का चांस होता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसे ना एक एनालॉजी से समझें, तो नंबर 7 पर उनकी भूमिका एक बम निरोधक दस्ते या बम डिस्पोजल स्क्वाड जैसी है। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है ना। मतलब सोचिए, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, टाइमर टिक टिक कर रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ रहा है, तब इस इंसान को मैदान पर भेजा जाता है। और अगर ये सही तार काट दे, हाँ, अगर सही तार काट दे और टीम को जिता दे, तो ये रातों रात हीरो बन जाता है। लेकिन अगर ये नाकाम रहा ना, तो कोई ये याद नहीं रखता कि परिस्थिति कितनी खराब थी। सीधा सवाल उठता है कि ये मैच फिनिश क्यों नहीं कर पाया। बिल्कुल, ये सच में एक बहुत ही थैंकलेस जॉब है। और इस थैंकलेस जॉब में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है ना, वो है मानसिक दबाव। मतलब आपको सेट होने का टाइम तो मिलता नहीं है, पहली ही गेंद से आपको बाउंड्री के बारे में सोचना होता है। और पीछे कोई बल्लेबाज भी नहीं बचा होता है। वही तो। साथ ही ये भी ध्यान रखना होता है कि आप आखिरी उम्मीद हैं। इस तरह के हाई प्रेशर रोल को सालों तक लगातार निभाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये बात ना मुझे थोड़ा कंफ्यूज करती है। क्या? अगर वो इतने बेहतरीन प्रेशर हैंडलर हैं, तो लीडरशिप के मोर्चे पे चीजें इतनी अलग क्यों हैं?
मतलब आईपीएल 2026 के उस बड़े ट्रेड को ही देख लीजिए ना। अच्छा, संजू सैमसन वाले ट्रेड की बात कर रही हैं आप? हाँ, चेन्नई ने संजू सैमसन को लिया और बदले में जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स भेज दिया। अब राजस्थान के पास जडेजा जैसा सीनियर और चैंपियन खिलाड़ी आ गया था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कप्तान किसे बनाया? युवा रियान पराग को। ये फैसला ना सच में गले नहीं उतरता। एक चैंपियन खिलाड़ी हमेशा एक सफल कप्तान क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि मैदान पर अपने दम पर मैच जिताना और 10 अलग-अलग खिलाड़ियों के दिमाग को पढ़कर उनसे प्रदर्शन निकलवाना, ये दो पूरी तरह से अलग स्किल्स हैं। तो लीडरशिप और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एकदम अलग है। एग्जैक्टली। रविचंद्रन अश्विन ने ना अपने एक विश्लेषण में इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक बहुत ही सिस्टमैटिक और डेटा ड्रिवन फ्रेंचाइजी है। हाँ, उनका मैनेजमेंट काफी अलग तरह से काम करता है। अश्विन को भी पहले लगा था कि शायद जडेजा को कप्तान और पराग को उप कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन अगर आप जडेजा की कप्तानी के इतिहास को देखें तो आंकड़ों से तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अब 2022 के आईपीएल सीजन की बात कर रहे हैं ना, जब धोनी ने उन्हें चेन्नई की कप्तानी दी थी? बिल्कुल उसी सीजन की। उस सीजन में जडेजा ने 8 मैचों में कप्तानी की, जिनमें से उन्हें सिर्फ 2 में जीत मिली। सिर्फ 2? मतलब 25% का विन रेट? हाँ, केवल 25%। और सबसे बड़ी बात, उस कप्तानी के दबाव का असर उनके खुद के खेल पर बुरी तरह पड़ने लगा। वो कैच छोड़ने लगे थे, जो कि जडेजा के मामले में लगभग असंभव सा लगता है। एग्जैक्टली। जडेजा कैच छोड़ दें ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। आखिरकार वो चोटिल होकर सीजन से ही बाहर हो गए। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने कभी भारत की कप्तानी नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि कप्तानी का जो कॉग्निटिव लोड या जो मानसिक भार है, वो उनकी अपनी सहजता को खत्म कर देता है। एकदम सटीक बात कही आपने। जडेजा एक बहुत ही इंस्टिंक्टिव प्लेयर है। मतलब ज्यादा सोचते नहीं है। हाँ, वो बहुत ज्यादा सोच विचार करके या लंबी लंबी मीटिंग्स करके खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है। वो हालात देखते हैं और अपने रिफ्लेक्सेस पर भरोसा करते हैं। कप्तानी में तो आपको गेंदबाजों को रोटेट करना है, फील्ड सेट करनी है, कोच के प्लान्स एग्जीक्यूट करने, और ये सब उनके नेचुरल गेम के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। रियान पराग भले ही युवा हैं, लेकिन उनके पास 10 साल का आईपीएल अनुभव है और वो उस फ्रेंचाइजी के सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। ऐसे में जडेजा का रोल एक कप्तान का नहीं, बल्कि एक सीनियर मेंटर का है, जो दबाव के पलों में सिर्फ पराग को गाइड कर सके। ओह, ये सच में एक अजीब सा पैराडॉक्स है। मतलब जब उन पे 10 और खिलाड़ियों को मैनेज करने का जिम्मा होता है तो वो संघर्ष करते हैं। सही कहा। लेकिन जब वो उस जिम्मेदारी से आजाद होते हैं और सिर्फ अपने प्रदर्शन पर फोकस करते हैं तो उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के आंकड़े सच में माइंड ब्लोइंग होते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? 2008 के आईपीएल में शेन वॉर्न ने उन्हें द रॉक स्टार कहा था। हाँ, वो टैग तो उनके साथ ही जुड़ गया था। उस वक्त ना सबको लगा कि ये सिर्फ एक T20 का हिट एंड मिस खिलाड़ी है। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है, लोगों को गलत साबित करना। रॉकस्टार वाले टैग के पीछे का जो असली खिलाड़ी है ना, वो है जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तिहले शतक ठोके हैं। 3 तिहरे शतक? फर्स्ट क्लास में। जी हाँ। और टेस्ट क्रिकेट में तो वो 1151 दिनों तक दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रहे। 1151 दिन। मतलब ये कोई छोटी अवधि नहीं है, तो 3 साल से ज्यादा का समय है। मेहदी हसन मिराज अभी नंबर 2 पे है ना? बिल्कुल। और जडेजा 3000 टेस्ट रन और 300 विकेट के एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है। ओह, यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर मुझे लगता है हमें थोड़ा रुककर बात करनी चाहिए। उनका बैटिंग और बॉलिंग एवरेज का डिफरेंशियल, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है, उनका ये अंतर 12.03 का है। और ये आंकड़ा असल में क्रिकेट की दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। वो कैसे? देखिए, आपका बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा हो और बॉलिंग एवरेज जितना कम हो, आपका डिफरेंशियल उतना ही बड़ा होगा। ये दिखाता है कि आप टीम के लिए कितने उपयोगी हैं। अच्छा, तो अगर हम पुराने महान खिलाड़ियों से तुलना करें तो? इस पैमाने पर अगर आप देखें तो कपिल देव का अंतर सिर्फ 1.83 था। ओके। इयन बॉथम का 5.14 और रिचर्ड हैडली का 4.86 था। ये सब क्रिकेट के देवता माने जाते हैं, लेकिन जडेजा इन सब से कहीं आगे हैं। तो क्या कोई भी उनसे आगे नहीं है? इतिहास में केवल महान इमरान खान ही इस मामले में उनसे ऊपर हैं, जिनका डिफरेंशियल 14.88 का है। बाकी सब जडेजा से पीछे हैं। अरे बाप रे, पर ये सब हुआ कैसे? मतलब हमने तो उन्हें शुरुआत में एक आक्रामक निचले क्रम के बल्लेबाज के रूप में खेलते देखा था, जो आते ही बल्ला घुमाते थे। लेकिन फिर हम 2025 के इंग्लैंड दौरे को देखते हैं। वहाँ वो नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए लगातार 5 अर्धशतक लगाते हैं और कुल 517 रन बनाते हैं। वो दौरा तो उनके बैटिंग करियर का एक तरह से पीक था। वही तो, इंग्लैंड के स्विंग होते पिचों पर जहां टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है,
वहाँ एक ऑलराउंडर इतनी सॉलिड तकनीक कैसे दिखा सकता है? देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे की जो मैकेनिक्स है ना, वो बहुत दिलचस्प है। शुरुआती दिनों में उनका बल्ला गेंद की तरफ बहुत जोर से जाता था, जिसे हम हार्ड हैंड से खेलना कहते हैं। बिल्कुल। और इसकी वजह से स्लिप में कैच आउट होने का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन फिर उन्होंने अपने स्टैंस और बैट फ्लो में बहुत बड़ा बदलाव किया। किस तरह का बदलाव? उन्होंने गेंद को शरीर के बहुत करीब खेलना शुरू किया और बहुत लेट खेलना सीखा। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो था सौराष्ट्र की पिचों का। अच्छा, घरेलू क्रिकेट का फायदा मिला उन्हें। एग्जैक्टली। राजकोट की उन पिचों पर जहां उछाल कम होता है, वहां आपको हमेशा आगे आकर फ्रंट फुट पर खेलना पड़ता है। सालों तक वहां घरेलू क्रिकेट खेलने की वजह से उनका फ्रंट फुट डिफेंस इतना मजबूत हो गया कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज भी उसे भेद नहीं पाए। ओह, ये सफर तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लैशी पॉप स्टार हो जो सिर्फ कैची धुनें बनाता था, वो अचानक से रियाज करके क्लासिकल म्यूजिक माइस्ट्रो बन जाए। आज के समय में उनकी तकनीक भारतीय टीम के कई टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से ज्यादा सुरक्षित दिखती है। और मजे की बात तो ये है कि अपनी तकनीक को इतना क्लासिकल बनाने के बाद भी उन्होंने अपने अंदर के उस रॉक स्टार को मरने नहीं दिया। हाँ, वो जश्न मनाने का तरीका तो वही है। बिल्कुल। जब वो विकेट लेते हैं या अर्धशतक बनाते हैं तो मैदान का माहौल देखने लायक होता है। हाँ, वो स्वॉर्ड डांस या जो तलवारबाजी वाला उनका जश्न है, जब वो बल्ला हवा में लहराते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि कोई सिनेमाई पर्दा है। और इस स्वॉर्ड डांस की कहानी भी ना उनके करियर के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2014 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर हुई थी, जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक लगाया था। लेकिन उसके बाद 2 साल तक उनका बल्ला खामोश रहा और ये जश्न भी गायब हो गया। फिर वापसी कब हुई इस जश्न की? फिर 2016 में कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत मुश्किल पिच पर उन्होंने 96 रनों की एक अहम साझेदारी की थी। और जैसे ही उनका 50 पूरा हुआ, डगआउट की तरफ देखते हुए वो काल्पनिक तलवार फिर से हवा में लहरा उठी। ओह, मुझे 2017 के धर्मशाला टेस्ट का वो मोमेंट याद आ रहा है। अरे हाँ, वो कमिंस वाला स्पेल। एग्जैक्टली। पैट कमिंस 140-145 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे। एक बहुत ही तेज बाउंसर सीधे जडेजा के हेलमेट पर जा लगी। वो पल ना किसी भी बल्लेबाज को दिमागी तौर पर हिला देने के लिए काफी था। बिल्कुल, हेलमेट पर गेंद लगने के बाद अच्छे घबरा जाते हैं। लेकिन जडेजा ने क्या किया? हाँ, अगली ही गेंद पर चौका और उसके बाद वाली गेंद पर सीधा छक्का जड़ दिया। ये उनका बेखौफ अंदाज था। उस पारी में उन्होंने 63 रन बनाए और साहा के साथ 96 रनों की पार्टनरशिप करके मैच का रुख ही पलट दिया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये मैच का मोमेंटम शिफ्ट करने वाले रन थे। यही कारण है कि टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 10 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है। पता है वो इस मामले में कुंबले और कोहली के बराबर हैं। और उनसे आगे कौन है? टेस्ट में सिर्फ सचिन, जिनके 14 अवार्ड हैं, और द्रविड़, जिनके 11 अवार्ड हैं, वही उनसे आगे हैं। ये उनकी इम्पैक्ट को साफ दिखाता है। पर इस सिनेमाई एक्शन और इन चमचमाते रिकॉर्ड्स के पीछे की जो कीमत उन्होंने चुकाई है ना, उस पर मुझे लगता है बहुत कम बात होती है। एक जेन्युइन 3 डायमेंशनल या 3D खिलाड़ी होना शरीर के लिए किसी सजा से कम नहीं है। बिल्कुल सही करिए आप बस एक तेज गेंदबाज या एक बल्लेबाज की तुलना में उनके वर्कलोड को देखिए। हाँ, उन्हें तो तीनों चीजें करनी होती हैं। एग्जैक्टली। उन्हें हर पारी में 20-30 ओवर लगातार एक ही टप्पे पर गेंद डालनी है। फिर जब बैटिंग आती है तो पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर तेजी से रन भी बनाने हैं। और फील्डिंग में वो हमेशा पॉइंट या कवर पे खड़े होते हैं, जहां उन्हें हर दूसरी गेंद पर डाइव मारनी होती है। तो इस सब का असर उनके शरीर पर साफ दिखा है। 2021 में उनके घुटने में चोट लगी। 2022 में पसलियों की चोट की वजह से उन्हें आईपीएल बीच में ही छोड़ना पड़ा। ओह, और 2022 में ही उनके घुटने की चोट इतनी गंभीर हो गई थी कि सर्जरी करवानी पड़ी और वो ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वर्ल्ड कप मिस कर गए थे। एक स्पिनर और एक चपल फील्डर के लिए ना घुटना ही सब कुछ होता है। बिल्कुल, जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपका पूरा वजन आपके फ्रंट फुट यानी घुटने पर ही तो आता है। उस चोट से वापस आना और अपनी पुरानी लय पाना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। और सिलसिला यही नहीं होगा। 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी भी हो गई, जिसके लिए उन्हें फिर से नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाना पड़ा। एनसीए के तो वो रेगुलर मेहमान बन गए थे। हाँ, लेकिन इतनी चोटों और सर्जरी के बाद भी उनका 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी करना और टीम को जिताना, ये कोई आम बात नहीं है। ये उनकी रेजिलियंस मतलब उनकी मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा सबूत है। वो गिरते हैं, सर्जरी से गुजरते हैं और फिर से मैदान पर उसी एनर्जी के साथ वापसी करते हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट आखिरकार एक टीम गेम है।
एक अकेला भेड़िया चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे एक साथी की जरूरत पड़ती ही है। और जब हम जडेजा के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसके बिना ये विश्लेषण एकदम अधूरा है। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। हाँ, वो हिस्सा है रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG टेस्ट के बाद अश्विन का जो संन्यास हुआ, उसने एक पूरे युग का अंत कर दिया। हर सुपर हीरो को एक बेहतरीन पार्टनर की जरूरत होती ही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो अश्विन और जडेजा की जोड़ी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की छठी सबसे सफल बॉलिंग जोड़ी रही है। छठी सबसे सफल? जी, इन दोनों ने 58 टेस्ट मैचों में साथ खेलते हुए कुल 587 विकेट लिए हैं। अश्विन के 317 और जडेजा के 270 विकेट, और दोनों का प्रति मैच औसत 10.12 विकेट है। मतलब ये दोनों मिलकर हर मैच में विपक्षी टीम के 10 विकेट यानी आधी टीम को तो अकेले पवेलियन भेज देते थे। ये आंकड़ा तो डराने वाला है। बिल्कुल, रोहित शर्मा का वो बयान एकदम सच लगता है, जहां उन्होंने कहा था कि भारत ने अपने घर में जो अभेद्य किला बनाया, उसका सबसे बड़ा श्रेय इन दोनों को ही जाता है। लेकिन मुझे हमेशा से ना ये बात बहुत हैरान करती थी कि ये दोनों एक साथ इतने सफल कैसे हुए, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों का अंदाज एकदम अलग है। और मजे की बात यह है कि यही उनकी सफलता का असली कारण था। वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन एक दूसरे के पूरक थे। जैसे कि मैकेनिकली अगर देखें तो अश्विन एक क्रिएटिव जीनियस थे। वो हर गेंद पर एंगल बदलेंगे, क्रीज का इस्तेमाल करेंगे, हवा में गेंद को फ्लाइट देंगे। उनके दिमाग में हमेशा बल्लेबाज को फंसाने का एक शतरंज चल रहा होता था। और दूसरी तरफ जडेजा एक मेट्रोनोम की तरह थे, लगातार एक ही जगह गेंद डालने वाले। 90-95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, एक ही टप्पा और स्टंप टू स्टंप लाइन। वो बल्लेबाज को सांस लेने का मौका ही नहीं देते थे। एकदम सही। एक तरफ से जडेजा बल्लेबाज का दम घोटते थे और रन रेट को रोक देते थे, और उस दबाव का फायदा उठाकर अश्विन दूसरी तरफ से अपनी वैरायटी से विकेट निकाल लेते थे। एग्जैक्टली, ये एक परफेक्ट गुड कॉप बैड कॉप रूटीन था। अश्विन ने खुद ये बात मानी थी कि जडेजा एक छोर से इतना दबाव बना देते थे कि उन्हें अपनी रचनात्मकता आजमाने की पूरी आजादी मिल जाती थी। लेकिन इन दोनों के इस रिश्ते का जो आखिरी अध्याय था, वो थोड़ा भावुक भी था और काफी हैरान करने वाला भी। हाँ, वो MCG वाली घटना। मतलब MCG में प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ 5 मिनट पहले तक जडेजा को पता ही नहीं था कि अश्विन रिटायर हो रहे हैं। ये बात सच में दिमाग चकरा देने वाली है। दोनों ने पूरा दिन साथ बिताया, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, लेकिन अश्विन ने उन्हें भनक तक नहीं लगने दी। जडेजा ने बाद में कहा भी था कि वो मैदान पर अश्विन के साथ आंखों ही आंखों में बात करने को और पिच को पढ़ने के उन पलों को बहुत मिस करेंगे। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का संन्यास नहीं था यार, ये दुनिया की सबसे घातक स्पिन जोड़ी का टूटना था। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम एक ऐसे खिलाड़ी की तस्वीर देखते हैं जिसने आधुनिक क्रिकेट के हर नियम को चुनौती दी है। एक ऐसा खिलाड़ी जो स्पेशलिस्ट के इस दौर में अपनी मल्टीटास्किंग से टीम का सबसे बड़ा हथियार बना। एक रॉकस्टार से लेकर कपिल देव के बाद भारत के सबसे महान ऑलराउंडर बनने तक का सफर। और ये दिखाता है कि आधुनिक क्रिकेट में जहां स्पेशलिस्ट का बोलबाला है, वहां भी एक सच्चा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर टीम के संतुलन के लिए कितना जरूरी होता है। चाहे वो टेस्ट मैच के आखिरी दिन रफ का इस्तेमाल करके विकेट निकालना हो या वनडे में नंबर 7 पर आकर मैच फिनिश करना हो। और यहीं से ना एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिस पर मुझे लगता है सबको सोचना चाहिए। आज के इस दौर को देखिए, ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन है। हर चीज के लिए हाइपर स्पेशलाइजेशन है। T20 में इम्पैक्ट प्लेयर जैसे नियमों ने हर रोल के लिए एक अलग विशेषज्ञ तैयार कर दिया है। क्रिकेट बहुत बदल रहा है। तो ऐसे माहौल में क्या जडेजा जैसे तीनों फॉर्मेट खेलने वाले 3 डायमेंशनल या जेन्युइन ऑलराउंडर्स की प्रजाति अब हमेशा के लिए विलुप्त होने की कगार पर है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य के क्रिकेट में हमें कभी कोई ऐसा बहुआयामी खिलाड़ी देखने को मिलेगा जो बॉक्सेस और खांचों की इन साफ सुथरी लाइनों को धुंधला कर सके और खुद में ही एक पूरी टीम हो? खैर, ये क्रिकेट जगत के लिए एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में बहुत कुछ तय करने वाला है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।